हाँ, ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मेजर क्रॉप्स की कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस पूछी जाती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। कुछ जो एक्सपेक्टेड जो क्रॉप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक जूट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, रबर हो गया, इनके बारे में फ्रिक्वेंटली हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें कॉटन की, पहला हम बात करते हैं कॉटन की। जो कॉटन है, एक पहली बात तो कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है। कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है। कॉटन को पकने के लिए 210 दिन बिल्कुल ड्राई फ्रॉस्ट डे चाहिए, ड्राई फ्रॉस्ट डे चाहिए। भारत का जो है कॉटन का जो पौधा है, भारत के अंदर ही ओरिजिन है इसका। ओरिजिन जो है, ओरिजिनल होम पूछा जाए तो इंडिया है इसका। जो कॉटन है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में। और भारत में जो पहली कॉटन की मिल लगी थी, वो ध्यान रखनी है 1854 के अंदर पहली कॉटन मिल लगी थी, 1854 के अंदर, मुंबई के अंदर। और जो कॉटन है वो एक तरीके का हम कह सकते हैं बारिश के टाइम पे ग्रो होता है, ये एक तरीके की खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। और कॉटन ग्रोइंग स्टेट के नाम ध्यान रख लेंगे, इस तरीके से आप मैप बना लोगे। यहाँ पर ये है हमारे पास गुजरात वाला रीजन है, मालवा रीजन एमपी है, महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन ग्रो होती है। मतलब जहां जहां काली मिट्टी मिलेगी वहां वहां पर हमें कॉटन ग्रो मिलेगी। और कॉटन जो है एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, जिससे कपड़े बनते हैं, ऊनी कपड़े जो बोल सकते हो आप, कॉटन के सूती कपड़े। कॉटन के कौन से कपड़े बनते हैं? सूती कपड़े। तो कर सकते हैं हम इसको। और पहला कॉटन का प्लांट कहाँ पर लगा है हमारे पास में? मुंबई के अंदर 1854 के अंदर। दूसरी बात कर लेते हैं हम, दूसरी क्रॉप आती है हमारे पास में जूट। जूट के बारे में भी पूछा जाता है बेटा, जूट के बारे में पूछा जाता है कि जूट क्या है। जूट जो है एक पहली बात तो गोल्डन फाइबर है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट जो है वो पहली बात तो जूट के गनी बैग बनते हैं, यूज पूछा जाता है। गनी बैग हो गया, कारपेट हो गया, गनी बैग हो गया, कारपेट हो गया, रॉप्स हो गई, यान हो गया। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारे पास जूट से बनती है। जूट की सारी इंडस्ट्री हुगली बेसिन में ही लोकेटेड है। हुगली बेसिन जो है वो पड़ता है हमारे पास वेस्ट बंगाल में, सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री वहीं लोकेटेड है। और जूट जो है उससे कपड़े वैसे वैसे गनी बैग बन जाते हैं। फर्स्ट जूट मिल ध्यान रखनी है, फर्स्ट जूट मिल जो है वो 1855 के अंदर जो है रिसरा कोलकाता के अंदर लोकेटेड है, रिसरा कोलकाता। बट भारतीयों के द्वारा पहले लगाई गई जूट, फर्स्ट इंडियन जूट मिल, फर्स्ट इंडियन जूट मिल, फर्स्ट इंडियन जूट मिल ध्यान रखना, ये भी होने में तो कोलकाता में ही है, बट ये हमारे पास 1917 के अंदर सेठ हुकुमचंद ने लगाई। क्या नाम ध्यान रखना है? सेठ हुकुमचंद ने लगाई। और जो जूट है उसका, जूट का मार्केट आजकल जो है वो कम हो गया है, मार्केट डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि क्या हो चुका है, सिंथेटिक फाइबर्स आ चुके हैं मार्केट में, सिंथेटिक फाइबर्स मार्केट में आ चुके हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जूट का जो मार्केट है वो खत्म हो चुका है, जितना नहीं है। जूट के जो गनी बैग बोरे होंगे, जो आप एप्पल वेप्पल या फल फ्रूट रखने के लिए जो बोरे यूज करते हो, वो जूट के बने होते हैं। और जूट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये किस तरीके का फाइबर है, गोल्डन कलर का फाइबर है एक। और जो जूट है वो इसका हुगली बेसिन में ही लोकेटेड क्यों है कि वास्ट मार्केट है कोलकाता का। उसके बाद जूट में इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो है वो है बांग्लादेश की, क्योंकि सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया आजादी के बाद कहाँ चले गए थे? बांग्लादेश में चले गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास में जूट के बारे में। किसके बारे में? जूट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट बातें याद कर सकते हैं जूट के में। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम शुगर केन की, नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम शुगर केन की। जहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा उसी की बात कर रहे हैं हम। बात करते हैं शुगर केन की।
शुगर केन जो है आपको पता होगा, थोड़ा बहुत गन्ने जो है उनसे गुड़ और खांडसरी बनते हैं। शुगर केन की जो इंडस्ट्री है वो यूपी और बिहार के अंदर है। शुगर केन है वो पूरे साल ही ग्रो होता है, मतलब इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में ग्रो होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ग्रो होता है। इसको पकने के लिए क्या चाहिए, पूरा 1 साल चाहिए, पूरा 1 साल इसको पकने के लिए चाहिए। और इसके लिए पता है गन्ने जो है ना जमीन में बीच में से काट काट के लगाए जाते हैं, तो जब गन्ने बीच में से काट के लगाए जाते हैं तो इसमें मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड है, मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड है। और लगभग 60% जो शुगर मिल है वो यूपी और बिहार में ही लोकेटेड है। जो आजकल जो है शुगर केन जो है वो ज्यादातर हमें एलुवियल सोइल में ग्रो होता है, और इसके लिए हमें इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो गन्ने के खेत होते हैं उनमें पानी भर के रखना पड़ता है, पानी भर के रखना पड़ता है। और जो भी शुगर की इंडस्ट्रीज है, शुगर की जो इंडस्ट्री है वो शुगर की इंडस्ट्री ज्यादातर वहां पर सेटअप की जाती है जहां पर किसान बहुत ज्यादा काम करते हैं, यानी ये सहकारी समिति के अंदर लगाई जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लगाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारी जगह पर, क्योंकि अकेला किसान शुगर मिल नहीं खोल सकता, तो ये हमेशा कोऑपरेटिव के अंदर चलती है। जो शुगर है शुगर केन में, या हमारे पास रो जो कॉटन है, रो शुगर, सॉरी कॉटन नहीं शुगर, रो शुगर केन के गन्ने के मामले में हम सेकंड नंबर पर है ब्राजील के बाद में, जबकि हम गुड़ और खांडसरी में फर्स्ट नंबर पर है। गुड़ और खांडसरी में क्या नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। गुड़ और खांडसरी में हमारा मार्केट आता है फर्स्ट नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि शुगर केन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसको बेवरेज क्रॉप माना जाता है क्योंकि इससे हम पीते हैं, है ना, मतलब गन्ने का रस हो गया इसमें हम यूज करते हैं। तीसरी क्रॉप हम कुछ बेवरेज क्रॉप की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारे पास में टी और कॉफी। टी और वर्सेज कॉफी पूछा जाता है बेटा, टी और कॉफी दोनों ही एक बेवरेज क्रॉप है। टी और कॉफी क्या नाम है, टी और कॉफी। देखो कॉफी में तो कुछ ही बातें ध्यान रखनी है। भारत के अंदर जो कॉफी है वो कर्नाटक में होती है। कहाँ पर होती है, कर्नाटक के अंदर होती है। और कर्नाटक में भी ध्यान रखना है बाबा बुदान की पहाड़ियां, बाबा बुदान की पहाड़ियां आपको कॉफी के अंदर ध्यान रख लेनी है। और जो कॉफी है अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी है उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड रहती है, क्योंकि ये मंगवाई थी भारत में यमन से। कहाँ से मंगवाई थी, यमन से। और ये जो है वो एक बेवरेज क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप है। और टी और कॉफी के लिए हम बोल सकते हैं कि ये लेटेराइट सोइल के अंदर ग्रो होती है। लेटेराइट सोइल जो है उसके अंदर जो कॉफी है वो ग्रो होती है। उसके साथ जस्ट इसके अपोजिट में ध्यान रखें तो जो टी जो है वो हमारे पास आसाम की के अंदर फेमस है। टी और कॉफी दोनों ही प्लांटेशन क्रॉप है बेटा। क्या नाम है, प्लांटेशन क्रॉप है। क्यों है प्लांटेशन क्रॉप, क्योंकि लार्ज एरिया पर ही सिंगल टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और चाय के बागान आपको फेमस होंगे आसाम के। चाय के लिए वेल ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। वेल ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है पानी बहकर निकलता है इसमें, मतलब जब एक बार बारिश हो जाती है अगर पानी जो पेड़ों के बीच में भरा रह गया तो वो पेड़ ही खराब हो जाता है, तो वेल ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर हमें टी और कॉफी के बागान में देखने को मिलेंगे। और ये जो चाय का पौधा है वो ब्रिटिश अंग्रेज लेकर आए थे भारत में। भारत के अंदर चाय का पौधा जो है वो अंग्रेज लेकर आए थे। और भी अगर बात करें चाय की, तो चाय जो है इसमें बंधुआ मजदूर रखे जाते थे जिनको हम कहते थे इंडेंजर्ड लेबर। इंडेंजर लेबर बंधुआ मजदूर होते थे जिनको पुराने टाइम पर पकड़कर अंग्रेज लेकर जाते थे चाय के बागानों में, और इनको वहां से जाने की परमिशन भी नहीं हुआ करती थी, तो उसको कहते हैं हम टी और कॉफी। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया। ये जो है इनके बारे में तो हमेशा पूछा जाता है
बाकी राइज और वीट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं ये एक रबर को भी करवा देता हूँ बेटा। नहीं पता बोर्ड का कि कौन सा क्वेश्चन है वो पूछा जा सके, तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ 2-3 क्रॉप के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास में आता है रबर। रबर तो भारत में तो कम ही होता है, क्योंकि रबर जो है वो इक्वेटोरियल का पौधा है, मतलब इसके लिए झमाझम धूप चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए रबर के लिए। तो रबर जो है, पहली बात तो रबर जो है आपको भी पता होगा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। रबर भी एक तरीके का प्लांटेशन क्रॉप है, लार्ज एरिया पर किया जाता है। रबर जो है वो इक्वेटोरियल पौधा है। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्यों है? क्योंकि ये भारत के अंदर इक्वेटर जो लाइन है वहां पर धूप ज्यादा होती है, तो उस धूप के आसपास में एक्सट्रीम क्लाइमेट पर ही ग्रो होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो टेम्परेचर चाहिए, और लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है वो बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो है रबड़ कहाँ कहाँ ग्रो होता है। भारत के अंदर रबड़ जो ग्रो होगा बेटा वो होगा अंडमान निकोबार में, जो मेघालय की गारो हिल्स है, मेघालय की जो गारो हिल्स है उनके अंदर ग्रो होगा। उसके बाद नीलगिरी हिल्स है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो इनके अंदर जो है वो रबड़ ग्रो होता है, और रबड़ को हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये रबड़ पूछा जाता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लांटेशन क्रॉप है, इक्वेटोरियल पौधा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर ही ग्रो होता है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इनके अंदर ग्रो होता है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश चाहिए। अंडमान निकोबार, मेघालय और गारो खासी हिल्स ऑफ मेघालय, इसके अंदर जो है वो ग्रो होता है, तो कर सकते हैं हम। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, दालों के बारे में पढ़ते हैं हम, पल्सेज के बारे में पढ़ते हैं। दालों के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। पल्सेज एक है लेगुमिनस क्रॉप। भारत जो है वो दालों के मामले में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। पल्सेज के बारे में देखते हैं, 2 मिनट रुक। पल्सेज, हाँ पल्सेज दालें हैं भारत के अंदर। पता होगा आपको कि जब भी आपके घर पे कोई सब्जी नहीं होती तो मम्मी यही पूछती है कि क्या बनेगा, तो दालें बनेगी। क्या बनेगी? दाल बनेगी। तो पल्सेज जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। लार्जेस्ट कंज्यूमर वर्सेस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दोनों ही चीजें हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो दालें हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के अंदर होती है। दालें भी ज्यादातर ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होती है। कहाँ होती है? ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होती है। दालें जो है वो एक लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप क्यों है? क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि पल्सेज बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जो दालें हैं वो 2 तरीके की दालें आती है भारत के अंदर, खरीफ की क्रॉप है और रबी की क्रॉप है। और जो खरीफ की क्रॉप है वो बारिश के टाइम पर है, रबी की क्रॉप जो है वो सर्दी के टाइम पर, रजाई के टाइम पर अभी चल रही है ये वाली जो दालें हैं। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर, तो रबी की जो क्रॉप है वो आएगी हमारे पास मटर की दाल, पीज, है ना, और साथ में आ जाएगा हमारे पास चने की दाल, ग्राम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्राम आ जाएगी। जबकि खरीफ की दाल में आपको मूंग ध्यान रखना है, उड़द ध्यान रख लेना है ना, सोयाबीन ध्यान रख लेना है ना, तुअर की दाल, अरहर की दाल, ये सभी जो है वो खरीफ की क्रॉप है। इसमें सॉइल की फर्टिलिटी में सभी इंक्रीज करती है, बस अरहर की दाल को छोड़ देना बेटा। अरहर की दाल जो है वो अपवाद है, तो वो छोड़ देना।
बाकी वीट और राइस को आपको खुद को करना है। वीट कुछ नहीं है, वीट जो है भारत के नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, पंजाब हरियाणा में वीट सबसे ज्यादा ग्रो होता है, एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है। राइस जो है एक स्टेपल क्रॉप है। राइस स्टेपल क्रॉप क्यों है? क्योंकि भारत जो साउथ वन जो इंडिया है, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो है राइस को खाया जाता है। राइस जो है वो बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन एरियाज में जो राइस है वो खेती की जाती है। तो राइस के लिए भी ज्यादातर एलुवियल सॉइल ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मेजर क्रॉप्स है मैंने इंपॉर्टेंट करवा दी है। यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी क्रॉप है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कहाँ पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।